हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दी इन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रूसी क्रांति के बारे में। रूसी क्रांति, रशियन रेवोल्यूशन। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि रूसी क्रांति होने के क्या कारण थे और रूसी क्रांति के क्या परिणाम निकले। दोस्तों, रूसी क्रांति विश्व के अंदर में एक इस प्रकार की क्रांति के नाम से जाना जाता है जहां से विश्व के अंदर में एक नई विचारधारा का उद्भव हुआ, एक नई व्यवस्था का उद्भव हुआ और एक शक्तिशाली साम्राज्य का उद्भव होता है। एक नई शक्ति के रूप में रूसी क्रांति, रूस उभर कर आता है इस क्रांति के जरिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे प्रमुख उसके कारण क्या थे कि इतनी बड़ी विशाल विचारधारा उत्पन्न होती है, इतनी बड़ी विशाल शक्ति के रूप में उभरती है, ठीक है, पूरे विश्व के अंदर में जानी जाती है। ठीक है, तो ये आज का वीडियो जो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन ये भी है दोस्तों कि दी इन के थ्रू एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप की सारी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो करवाई जा रही है, एक पूरी सीरीज़ बनाई जा रही है। ठीक है, जिसमें से मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट किया था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अभी हम रूसी क्रांति तक आ चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो की सीरीज़ नहीं देखी है तो देखें, और धीरे धीरे और भी इसमें वीडियोस जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक हमसे छूट रहा है तो आप हमें बताएं, हम उसको भी उसमें ऐड करेंगे। और दोस्तों, आगे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट ये भी रहने वाली है कि अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाके हमें फॉलो करें। वहाँ पर अक्सर हम अपनी वीडियो रिलेटेड अपडेट डालते रहते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको हमारे हर वीडियो की PDF अवेलेबल है, वहाँ पे आपको मिल सकती है। और ये दोस्तों ब्लॉगर है, जहाँ पर अभी हमने कुछ समय पहले ही स्टार्ट किया है। जो भी वीडियो मेरे द्वारा, विश्वजीत सिंह के द्वारा डाली जाती हैं, ठीक है, वहाँ पे इसके ब्लॉग भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पे भी जाकर, अगर PDF इसमें नहीं मिल पा रहा है तो यहाँ पे भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो YouTube चैनल है, आप जिस पे पढ़ रहे हो अभी, ठीक है, इसके बारे में आप सब जानते हो, भली भांति जानते हो, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियो रिलेटेड अपडेट हो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। इन सभी चीज़ों के लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने दे रखी है। ठीक है, आप यहाँ पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं रूसी क्रांति के बारे में कि रूसी क्रांति है क्या। ठीक है, रूसी क्रांति, इसका नाम कैसे पड़ा? तो रूस के अंदर, रसिया के अंदर हुआ ये क्रांति, इस कारण से इसको नाम रूसी क्रांति कहा गया। ठीक है, अब सबसे पहले इसके पीछे की घटनाएं समझते हैं कि क्या था, क्यों हुआ। तो रूसी क्रांति स्टार्ट होता है 1917 में, पर उससे पहले जो विश्व के अंदर चल रहा होता है 1914 से लेकर मतलब 1918 के बीच में, मतलब एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है। ठीक है, 1917 में मतलब 1914 से लेकर 1918 तक तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है, और उसी के बीच में 1917 में क्या होता है, रूसी क्रांति का आरंभ हो जाता है। अब ये रूसी क्रांति का आरंभ होने के पीछे कई सारे रीज़न हैं जो हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो ये रूसी क्रांति का आरंभ हो गया 1917 के अंदर में। विश्व के मतलब महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक घटना मानी जाती है जहां से एक नई विचारधारा, एक नया शासन व्यवस्था, ठीक है, और एक शक्तिशाली साम्राज्य का उदय हो जाता है। अब इसका परिणाम क्या निकलता है? तो रूस के अंदर में जार निकोलस द्वितीय का शासन था। ठीक है, वो एक स्वेच्छाचारी शासक था, उसका अंत होता है। ठीक है, और उसके अंत के साथ ही जो रूस होता है वो सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य के रूप में उभरता है। ठीक है, ये यहाँ पर एक नए राज्य की स्थापना हो जाती है, मतलब नाम चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो जार निकोलस द्वितीय था उसका शासन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। आगे बात करते हैं, जो रूसी क्रांति हुई ये टोटल 2 चरणों में हुई। ठीक है, 2 भागों में हुई। पहला इसे हम 1917 मार्च 1917 के अंदर में हुआ, दूसरा अक्टूबर 1917 में हुआ, मतलब एक ही साल में मार्च और अक्टूबर के अंदर में हुआ। अब हम बात करते हैं, कई बार क्वेश्चंस जो इसके आते हैं दोस्तों अलग अलग तरीके से पूछ लिए जाते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि रूसी क्रांति क्या है तो भी आप यही बताओगे जो अभी वीडियो में हम दिखाने वाले हैं और हम जो पढ़ने वाले हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए 1917 की क्रांति को समझाओ तो भी आप यही बताओगे। 1917 की किसान और मजदूरों की क्रांति को समझाओ तो भी आप यही बताओगे, क्योंकि इसे मजदूर और किसान की क्रांति भी कहा जाता है। विश्व के अंदर में प्रथम मजदूर और किसान की क्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अक्टूबर की क्रांति बताओ, अक्टूबर की क्रांति क्या है, अक्टूबर की क्रांति के नाम से किस क्रांति को जाना जाता है, अक्टूबर की क्रांति क्या है, अक्टूबर की क्रांति को समझाओ, तो आप रूसी क्रांति के बारे में ही बताओगे, क्योंकि रूसी क्रांति को ही अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। साथ साथ दोस्तों आपसे ये पूछ लिया जाए कि बोल्शेविक क्रांति क्या है तो इसके अंदर में भी हम यही बताएंगे। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति को भी रूसी क्रांति के नाम से ही जाना जाता है। अब जैसे कि मैंने दोस्तों कहा, बोल्शेविक क्रांति हो गया, अक्टूबर की क्रांति हो गया, ठीक है, मजदूर किसानों की क्रांति हो गया, 1917 की क्रांति हो गया, रूसी क्रांति हो गया, ये सब एक ही नाम है, मतलब एक ही क्रांति को अलग अलग नामों से
जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जैसा मैंने कहा आपको कि जो 1917 की रूसी क्रांति हुई 1917 की, वो 2 चरणों में हुई। पहला क्या था, मार्च का, दूसरा अक्टूबर का। तो पहली चरण के अंदर क्या होता है कि सम्राट के पद का त्यागपत्र, जो जार निकोलस द्वितीय थे उनका त्यागपत्र देना पड़ा। ठीक है, वो विवश हुए और उनके त्यागपत्र के साथ ही एक अस्थायी, जो फिक्स नहीं होती है, अनपरमानेंट, ठीक है, परमानेंट नहीं सरकार, ठीक है, जो परमानेंट ना हो सरकार, उसकी सरकार की स्थापना हो जाती है, अस्थायी सरकार की स्थापना की जाती है। उसके बाद जब अक्टूबर की क्रांति की शुरुआत होती है तो उस क्रांति के साथ ही क्या होता है, एक सरकार को हटाकर, जो अस्थायी सरकार थी यहाँ पे जो बनी, उसको हटाकर बोल्शेविक सरकार, कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना की जाती है। इस कारण से यहाँ पे जो बोल्शेविक सरकार की स्थापना होती है अक्टूबर की क्रांति के साथ ही, जिस कारण से यहाँ पे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है इसे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपके में बन के आ जाए बोल्शेविक क्रांति समझाइए, तो आप यही डिफाइन करोगे। आपको ये सारे नाम पता होना चाहिए, ठीक है, याद होने चाहिए, क्योंकि अक्सर कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में अलग अलग नामों से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ये जो क्रांति हुई, इस क्रांति में सिर्फ निरंकुश, एकतंत्री, स्वेच्छाचारी, जारशाही का अंत नहीं होता है। यहाँ पे जो कुलीन जमींदार, जो बहुत सारे जो रईस लोग थे, सामंत थे, पूंजीवादी थे, ठीक है, उनका भी एक तरह से पूरी तरह से आर्थिक और सामाजिक रूप से पतन हो जाता है। ठीक है, एकदम सत्ता समाप्त हो जाती है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के लेके चलो, जैसे एक राजघराना परिवार है, तो ये कुलन मतलब हो गए, निरंकुश से एक तारीख, ये सारी मतलब ये चीज़ें इस राजघराने परिवार में हो गए। इसके साथ साथ कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंडिया का एग्जाम्पल ले लो, तो कुछ नेता हो गए, राजघराना परिवार यहाँ पे मान लो कुछ नेता हो गए, जिनको बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, गुंडे बदमाश होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं, पैसे वाले लोग कंट्रोल करते हैं इन्हें। ठीक है, फंडिंग वंडिंग के जरिए जो भी होता है, एक एग्जाम्पल के लिए समझ के चलो, तो इस तरह से होता है। अब जब ये इनका सत्ता का अंत होगा, जब इनके सत्ता का अंत होगा, ठीक है, तो ये इनके साथ साथ इनका भी अंत हो जाएगा। ठीक है, अगर राजशाही शासन ही हट गया, सरकारी हट गई, तो उनके सत्ता का भी अंत होगा। तो इस तरह से यहाँ पे बात की जाती है। आगे बात करते हैं, विश्व में मजदूर और किसान की प्रथम सत्ता की स्थापना होती है। ठीक है, मतलब ये जो आंदोलन होता है विश्व के अंदर में पहली बार मजदूर और किसानों की सत्ता को लेकर आता है। और यहाँ पे इसके साथ साथ एक मार्क्स, कार्ल मार्क्स के द्वारा, आपने कार्ल मार्क्स का नाम सबने सुना होगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा थी, समाजवाद की विचारधारा थी, वो एक तरह से मृत थी, कभी उसको यूज में नहीं लाया गया, पर रूस के द्वारा पहली बार उसको यूज में लाया गया। और इसके साथ ही कार्ल मार्क्स को समाजवादी व्यवस्था का जनक के रूप में जाना गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से उसको जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने मतलब समाजवादी व्यवस्था का स्थापना तो कर दी, पर उसका कभी यूज ही नहीं हुआ। ठीक है, किसी कंट्री ने अपनाया ही नहीं, पर जब यहाँ पर रूस के द्वारा उसको फॉलो किया जाता है, तो वहाँ से उसको जनक के रूप में माना जाता है कि जो समाजवादी व्यवस्था के जनक हैं कौन है, कार्ल मार्क्स है। ठीक है, समझ में आता है दोस्तों। आगे बात करें तो ये जो विचारधारा थी, ठीक है, 1917 के पश्चात इतनी शक्तिशाली हो गई कि 1950 तक लगभग आधा विश्व इसके अंतर्गत आ चुका था। ठीक है, आगे अभी तो हम यहाँ पे रूसी क्रांति सिर्फ पढ़ रहे कि रूसी क्रांति के क्या कारण थे और क्या परिणाम निकले। ठीक है, बस इतना पढ़ने वाले हैं। आगे हम देखेंगे, जब आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें देखोगे कि रूसी क्रांति का प्रभाव विश्व के अंदर में किस प्रकार से पड़ रहा है। ठीक है, विश्व के ऊपर रूसी क्रांति का प्रभाव। अब देखते हैं, आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, ये जार निकोलस द्वितीय, इनका परिवार पूरा है। ठीक है, जार निकोलस है और इनका परिवार है, इनकी बीवी बच्चे सारे, मतलब पूरी फैमिली जार निकोलस की। ठीक है, यहाँ पे जब रूसी क्रांति के अंतर्गत क्या होता है, इनके शासन का अंत होता है, यहाँ पे इनके शासन खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे एक व्लादिमीर लेनिन के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन, ये कौन है, रूसी क्रांति के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, ये बोल्शेविक लड़ाई के नेता रहे। ठीक है, और ये मतलब हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी जाने जाते हैं रूस के अंदर में, सोवियत संघ के अंदर में हेड ऑफ द गवर्नमेंट के पोस्ट पे रह चुके हैं। रूसी क्रांति जब चल रहा था, तो रूसी क्रांति, ठीक है, राजनीतिक और सिद्धांतकार के रूप में ये बहुत ज़्यादा विख्यात हुए। ठीक है, और एक तरह से मेन फेज थे, जब रूसी क्रांति का जो मेन फेज था ये यही थे। ठीक है, इनके नाम के नीचे ही रूसी क्रांति लड़ी गई। और जब वहाँ पे जार निकोलस द्वितीय का शासन का पतन होता है, अंत होता है, तो उनके बाद यहाँ पे इनकी सरकार बनती है। ठीक है, समझ में आता है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रूसी क्रांति के कारण का। दोस्तों, ये पॉइंट, जितने पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ, अगर आप एकेडमिक स्टडी कर रहे हो, ठीक है, 11th 12th में हो, कॉलेज में हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, कहीं भी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो इतने पॉइंट्स हैं कि आप अच्छे से लिख सकते हो, नंबर अच्छे मिल सकते हैं। और साथ साथ दोस्तों, अगर आप किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, आपको एक अच्छा सा नॉलेज मिल जाएगा कि क्या है, ठीक है, किस प्रकार से रूसी क्रांति के कारण थे, सारा आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, अब बात करते हैं सामंतशाही शासन। सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट रहा रूसी क्रांति का होने का, सामंतशाही शासन हुआ, क्योंकि उनकी जो व्यवस्था थी बहुत ज़्यादा सामंतशाही थी। ठीक है, लोगों मतलब ऊंचे घराने के लोगों को जगह दी गई। ठीक है, जो नीचे जो तबके के लोग थे, जो नीचे तबके के लोग थे, निम्न वर्ग के लोग थे, उनको हमेशा मतलब नीचे, उनकी उतनी ज़्यादा मांग नहीं हुई, जिसके कारण से लोगों के अंदर में अविश्वास की भावना जागृत हो गई। ठीक है, राजा की निरंकुशता। ठीक है, जो राजा था वो निरंकुश था, जिसके कारण से ये लोगों के अंदर में जैसे अविश्वास की भावना, अब राजा का लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार ना होना, ठीक है, उनके ऊपर कर व्यवस्था ला देना, अलग अलग तरह की चीज़ें उनको सताना, ठीक है, लोगों के मन में ये उसके अविश्वास की भावना जागृत करती है। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, जैसे कि वहाँ के जो लोग थे, रूस के जो लोग थे, वो प्रथम विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, पर जार निकोलस ने अपनी मतलब इच्छाओं के लिए प्रथम विश्व युद्ध में कूद जाता है और अपने लोगों को भर्ती करवाता है, जबरदस्ती सेना में भर्ती करवाना, किसानों को, मजदूरों को जबरदस्ती भर्ती करवाना, जिसके कारण से वो लोगों के अंदर में उनके खिलाफ एक आक्रोश की भावना जागृत होती है, और उसके बाद वो रूसी क्रांति का आरंभ करते हैं। साम्यवाद के प्रति आकर्षण, अब जो विचारधारा था, समाजवाद का विचारधारा था, साम्यवाद का विचारधारा था, उसके अंदर में कहा गया कि वर्ग इस विचारधारा के अंदर में सभी वर्गों को, सभी लोगों को समान अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे निजता का अधिकार खत्म कर दिया जाएगा, जो मेरा प्राइवेट है ना, कि ये मेरा अपना है, इसके अधिकार को खत्म करके सबको पब्लिक कर दिया जाएगा। ठीक है, सारे सरकारी होंगे, सबका सबका होगा। तो इस व्यवस्था के जो विचारधारा थी बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव थी, इसके कारण से लोगों के अंदर में इस विचारधारा को लेकर मतलब भावना जागृत हुई और रूसी क्रांति का वो आरंभ करते हैं। जन आर्थिक दशा, लोगों की जो आर्थिक दशा थी वो दिन पर दिन बिगड़ रही थी, क्योंकि वो युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे थे, किसानों को जबरदस्ती सैनिक बनाए जा रहे थे। ठीक है, तो इसके कारण से वो आर्थिक दशा उनकी गिरती जा रही थी, इकोनॉमी गिर रही थी, जिसके कारण से वो रूसी क्रांति के लिए जाते हैं। जनता में जागरूकता, जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं तो लोगों के अंदर में जागरूकता फैलती है कि यार ये जो राजा है हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा, ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करवा रहा है, ठीक है, हमारे देश को युद्ध में झोंक रहा है, ठीक है, और हमें नुकसान हो रहा है। और क्योंकि जर्मनी ने उस समय जो जर्मनी मतलब जापान ने और जर्मनी ने उस पर हमला बार बार कर रहे थे। ठीक है, जापान ने पूरी तरह से मतलब एक तरह से कब्जा कर लिया था, उसके अंदर घुस गया था पूरे रूस के अंदर में, तो उसके कारण से जनता के अंदर में जागरूकता फैल गई थी। ठीक है, और साथ साथ एक नई व्यवस्था को लाने के लिए जनता कहते उत्साहित थी, बहुत ज़्यादा उत्साहित थी, जिसके कारण से लोगों के अंदर में भाई बहुत ज़्यादा खुशी थी कि हमें एक नई व्यवस्था लानी है। इसके कारण से रूसी क्रांति उन्होंने आरंभ करी और उसको ख़त्म किया। आगे अगर हम बात करें तो श्रमिकों में राजनीतिक चेतना, जो श्रमिक लोग थे जो सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखा करते थे, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनको जबरदस्ती पार्टिसिपेट करवाया गया, ठीक है, सैनिक बनाया गया, हिस्सादारी दिलाई गई, तो उसके बाद क्या होता है उनके अंदर में राजनीतिक चेतना जग जाती है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति घर के अंदर जब तक है उसको उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि क्या बाहर हो रहा है, पर अगर वो बाहर की दुनिया में जाता है, किसी से मिलता है, ठीक है, नए नए लोगों से मिल रहा है, तो उसको नई नई विचारधारा, नई नई थिंकिंग, नई नई चीज़ें पता चलती हैं। तो सेम वहाँ पे राजनीतिक चेतना जगती है, उसके बाद से रूसी क्रांति होता है। लोगों के अंदर में एक भावना जागृत होती है कि लोकतंत्र का उदय, अगर हम ये क्रांति करेंगे तो जारशाही जो राजतंत्र है वो खत्म हो जाएगा, वहाँ पे लोकतंत्र का उदय होगा, निरंकुश शासन का अंत होगा और वो लोकतंत्र बनेगा। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? लोगों का तंत्र, लोगों के द्वारा पूरा हैंडल करना लोकतंत्र कहलाता है। लोगों में ये भी था कि उद्योग का विकास होगा, अगर हम ये क्रांति करते हैं उसके बाद क्या होगा, हमारे उद्योगों का विकास होगा, हमारी कंट्री विकसित होगी, हमारी कंट्री आगे बढ़ेगी। इसके कारण से ये लोग इसके ऊपर तैयार हो जाते हैं। साथ साथ पूंजीवादी का विरोध, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण बनता है, पूंजीवादी का विरोध। क्यों? यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो जैसे कि विश्व के अंदर में पहले से एक विचारधारा मौजूद थी, ठीक है, जो पूंजीवाद के नाम से जानी जाती थी। इसके विरोध में ही समाजवादी व्यवस्था लाई गई थी। ठीक है, समाजवादी व्यवस्था पूंजीवादी के विरोध में ही लाई गई थी और पूंजीवादी का ही विरोध करना प्रमुख कारण माना गया। ठीक है, इस क्रांति का। ठीक है, क्रांति के अंदर में क्या था कि भाई हमें समाजवादी व्यवस्था लाना है। क्यों लाना है? तो पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध करने के लिए हमें समाजवादी व्यवस्था लानी है। ठीक है, ये कारण बताया गया था। और आगे अगर आप बात करते हो यहाँ पे, तो जार की निरंकुशता, जो जार निकोलस था, जार निकोलस द्वितीय, उनकी निरंकुशता बढ़ती जा रही थी दिन पे दिन। ठीक है, जिसके कारण से कर बढ़ाना, ठीक है, सैनिकों को, जो लोगों को जबरदस्त सैनिक में शामिल करवाना, ठीक है, युद्ध के लिए डिसीजन लेना, मतलब इस तरह से जो चीज़ें थी। उसके बाद ना जार की निरंकुशता बढ़ती जा रही थी, उसके बाद लोगों के अंदर में भावना जागृत होती है कि भाई हमें कुछ करना चाहिए। जार द्वारा सम्मति के सुझावों को उपेक्षा करना, जो जार द्वारा एक सम्मति
एक कमेटी बनाई गई, ठीक है, समिति बनाई गई। समिति के जो भी सुझाव होते थे कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो जार ने उस सुझावों को उपेक्षा नहीं करी, उसको माना नहीं, जिसके कारण से लोगों के अंदर में लगता है यार ये तो हमारी बात मान ही नहीं रहा, तो इसके हम साथ क्यों दे, इसको हटाओ अब यहाँ से। तो ये चीज़ें थी। समाजवादी सिद्धांतों का उदय। जो समाजवादी सिद्धांत थे, जब उनको पता चलता है कि यार इस समाजवादी सिद्धांत में ऐसा ऐसा चीज़ें हैं, तो उसके बाद से लोग सोचते हैं कि यार अगर इस सिद्धांत को अगर हम अपनाएंगे, ठीक है, हमारे देश में अगर ये सिद्धांत रहेगा तो हम बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, विकास करेंगे, जिसके कारण से लोग इसको एग्री कर जाते हैं इसके लिए। लेनिन की उत्कर्षता। जो लेनिन थे, ठीक है, जो मैं भी बताया था आपको लेनिन के बारे में ऊपर, ठीक है, ये लेनिन, इनकी जो मतलब एक तरह से आकर्षण था लोगों के बीच में, ठीक है, इनकी जो मतलब भूमिका थी लोगों के बीच में, जो इनका फेस था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इन्होंने लोगों के अंदर में बहुत ज़्यादा जागरूकता लाया और ये पूरी रूसी क्रांति के हेड थे, ठीक है, इन्होंने यहाँ से लीड किया, ठीक है, एक रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी के रूप में भी ये जाने गए, ठीक है। तो ये इनके कारण से यहाँ पे रूसी क्रांति आती है। अब हम बात करते हैं रूसी क्रांति के परिणाम। रूसी क्रांति तो समझ में आ गया दोस्तों कि रूसी क्रांति होने का क्या कारण था, ये हमें समझ में आ जाता है। अब हम परिणाम की अगर बात करें तो जारशाही की समाप्ति, सबसे मेन चीज, जो जार्स निकोलस द्वितीय था उसका सत्ता का अंत हुआ, उसके बाद से वहाँ पे समाजवादी व्यवस्था और लेनिन की व्यवस्था शुरू होती है, लेनिन की सरकार शुरू होती है। अनेक राजवंशों का अंत, जो भी वहाँ पे अलग अलग राज हुआ करते थे, राजवंश हुआ करता, राजतंत्र हुआ करता था, उन सबका अंत होता है। साथ साथ प्रथम विश्व युद्ध में रूस का हटना। 1917 के अंदर में, मतलब 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है। जैसे रूस के अंदर में रूसी क्रांति होता है, उसके बाद से क्या होता है, रूस अपने आप को ब्रिटेन से समझौता करके प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो जाता है। समाजवादी विचारधारा का प्रचार। अब अलग होने के बाद सब कुछ हो गया, युद्ध से अलग हट गया, रूस के अंदर में समाजवादी व्यवस्था भी आ गई। अब वहाँ पे एक जोर पर क्या पकड़ता है कि हमें समाजवादी व्यवस्था पूरे विश्व में फैलानी है, और इसके लिए वो तैयारी करते हैं और पूरे विश्व में फैलाना शुरू करते हैं। और इस व्यवस्था के थ्रू क्या होता है दोस्तों कि जो भी रूस के, मतलब इस व्यवस्था के थ्रू मेनली क्या हो जाता है कि रूस के अंदर में और पूरे विश्व के अंदर में टारगेट रखते हैं कि इस अपने देशों को शामिल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अंदर में समाजवादी व्यवस्था वो स्टार्ट करते हैं। उपनिवेशवाद से मुक्ति। जो भी देश उपनिवेशवाद की ओर बढ़ रहा था तो उसका विरोध करना, ठीक है, उपनिवेशवाद से मुक्ति दिलाने के ऊपर में भी ये वर्क करते हैं, ठीक है। विश्व को दो वैचारिक गुटों में बांटना। अब पूरे विश्व को दो वैचारिक गुटों में बांट देते हैं। एक तो पहले से ही हमारे पास पूंजीवादी व्यवस्था थी, दूसरी यहाँ पर आती है समाजवादी व्यवस्था। तो एक तरह से दो मतलब गुटों में बट गया, विरोधी गुटों में बट गया। अब ये दोनों एक दूसरे का, ठीक है, वो विरोध करते थे, पूंजीवादी समाजवाद का और समाजवाद और पूंजीवाद का। इस तरह से दो विरोधी गुटों में बंटना भी यहाँ पे परिणाम के रूप में देखा गया। रूस का आर्थिक औद्योगिक विकास। अब ये समाजवादी व्यवस्था आने के बाद जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा मतलब खुश हुए, ठीक है, और वहाँ पे उनके साथ ही मतलब जो विचारधारा था वो लोगों के अंदर में आर्थिक औद्योगिक विकास का कारण बनता है। जो इस तरह की विचारधारा जहाँ पे सभी लोगों को इक्वल हिस्सा दिया गया है, बराबरी दी गई, जिसके कारण से औद्योगिक विकास देखने के लिए मिला। आर्थिक समानता, सभी लोगों के बीच में आर्थिक समानता था। वर्ग भेद की जो नीति थी वो समाप्त हो गई, ठीक है, कि जो मतलब वर्ग भेद की, ये मैं अमीर हूँ वो गरीब है, इस तरह की नीति बिल्कुल समाप्त हो गई। किसान और मजदूरों की स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार आया, ठीक है, क्योंकि ये मजदूर और किसानों की क्रांति ही थी, इसके कारण से मजदूर और किसानों की जो स्थिति थी उसमें सुधार आया। साथ साथ दोस्तों यहाँ पे महिलाओं की स्थिति में भी सुधार देखने के लिए मिला। जो महिलाएं हुआ करती थी उनको घर से निकलने नहीं दिया जाता था, कई तरह के रीजंस हुआ करते थे, पर यहाँ पे जब क्रांति शुरुआत होती है तो महिलाएं भी उसमें पार्टिसिपेट करती है। इसके बाद से यहाँ पे महिलाओं की स्थिति में भी बहुत ज़्यादा सुधार देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों ये पूरा था, आपने रूसी क्रांति पढ़ा शुरू से, ठीक है, रूसी क्रांति क्या है, ठीक है, रूसी क्रांति के क्या परिणाम निकले, ठीक है, और सारा कुछ जाना आपने, क्या कारण और क्या परिणाम थे। अगर आपको किसी पॉइंट को समझने में दिक्कत आती है, नहीं समझ पाए हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, प्लीज़ दोबारा समझा दे, ठीक है। मैं आपको मतलब समझाने की कोशिश करूँगा ऑन द कमेंट, ऑन कमेंट। अगर फिर भी ना समझा पाऊँ तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ पे समझा सकता हूँ मैं। इवन आप पर्सनली कॉल करके भी पूछ सकते हैं, मैसेज करके, व्हाट्सअप करके, सब जगह भी कहीं भी आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।